तो दोस्तों ये है इस कहानी का दूसरा पार्ट। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए। पिछले पार्ट में लिंग हू की जिंदगी पूरी तरह उलट गई थी, क्योंकि अब हर लड़की उसके मन की बातें सुन सकती है और जितना वो सबसे दूर भागने की कोशिश करता है उतना ही सब उसके और करीब आती जा रही है। अब देखते हैं आगे उसकी किस्मत उसे किस नई मुसीबत में फंसाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तभी चुरान अचानक अपने दोनों बाजू बांध लेती है और कहती है, हाँ कभी कभी ये सच में मेरी नसों पर चढ़ जाता है। प्रोटैगनिस्ट वही खड़ा पूरी तरह उलझ जाता है। ये अभी गुस्से में क्यों दिख रही है? इसे तो रोना चाहिए था, भावुक होना चाहिए था और फिर इस आदमी के साथ चली जाना चाहिए था। चुरान हल्का सा तिरछी नजर से देखती है, जैसे वो अब इससे तंग आ चुकी हो। एक्सयूएन आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या वो उसके साथ उस रास्ते से निकलना चाहती है जिसे वो जानता है। उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए रास्ता साफ कर देगा। लेकिन चुरान उसका हाथ झटक देती है और गुस्से में कहती है, ये बेवकूफी वाला ड्रामा बंद करो। आखिर ये हो क्या रहा है? फिर वो लिंग हू की तरफ मुड़ती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कुछ कहती नहीं। एक्सयूएन हल्का सा कांपने लगता है। तभी चुरान कहती है कि अब उसे सब समझ आ गया है। वो कहती है कि लगता है ये पूरी दुनिया एक ऐसी नॉवल है जो सिर्फ मर्दों के लिए बनाई गई है और वो उन हीरोइंस में से एक है जिसे आखिर में एक्सयूएन के साथ होना था। क्या ये लड़की तो सीधे 5वें डायमेंशन तक पहुंच गई। इसे अपने ही अस्तित्व का एहसास हो गया। कमाल है, पहली बार मैंने किसी हीरोइन को इस मैट्रिक्स की सच्चाई समझते देखा है। वो पूरी शान से खड़ी रहती है, अपनी चौड़ी कमर के साथ सीधे लिंग हू की आंखों में देखती हुई। एक्सयूएन उसे पुकार कर पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये आदमी आगे चलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? प्रोटैगनिस्ट एकदम चौंक जाता है। ये दोनों मेरे इतना पास खड़े क्यों हैं? वो समझने की कोशिश करता है कि कहीं ये कमीना अभी उसे मुक्का मारने वाला तो नहीं। एक्सयूएन उसके बिल्कुल सामने आकर कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत मत करना। चुरान तुरंत कहती है, एक तरफ हटो, मुझे लिंग हू से बात करनी है। लेकिन एक्सयूएन उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर देता है और फिर से उसके सामने खड़ा होकर लिंग हू से कहता है, ये सोचना भी मत कि तुम इसे पा सकते हो। अगली बार मैं खुद तुम्हारा हिसाब करूंगा। तभी चुरान गुस्से में बोल पड़ती है, एक्सयूएन अपने आप को इतना मत समझो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। लेकिन वो उसकी तरफ मुड़कर प्यार भरी नजरों से कहता है, चुरान तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है, मुझे पता है। तुम कई बार कुछ और कहती हो लेकिन मतलब कुछ और होता है। ये आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी तुम इतनी दयालु और अच्छी हो। क्या तुम इस बात से डर रही हो कि लिंग परिवार मुझसे बदला लेगा? चुरान आधी हैरान रह जाती है। वो आगे कहता रहता है कि उसकी खामोशी ही सब कुछ बता रही है, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो किसी बदले से नहीं डरता। वो कसम खाकर कहता है कि वो इतनी दयालु और अच्छी लड़की को लिंग परिवार के जाल में कभी नहीं फंसने देगा। फिर वो गुस्से से प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ता है। इस लड़के में जरूर कुछ गड़बड़ है। प्रोटैगनिस्ट को तुरंत याद आता है कि कहानी में यही वो हिस्सा था जहां एक्सयूएन उसे ऐसी नजरों से देखता है जैसे अभी जान ले लेगा और फिर उसी के बाद उसकी मौत हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है, ये पागल औरत पूरा नाटक सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि ये आदमी मुझे मार डाले। चुरान वहीं खड़ी ये सब सुन रही होती है और सोचती है कि उसने आखिर ऐसा क्या गलत किया है। वो मन ही मन पूछती है, अरे लिंग हू, क्या मैं तुम्हें सच में अभी नाटक करती हुई लग रही हूँ? तभी उसके पिता आगे बढ़कर कहते हैं, बस बहुत हो गया एक्सयूएन, तुम तो उस मेंढक की तरह हो जो हंस का मांस खाना चाहता है। लिंग हू मन ही मन सोचता है, बाप और बेटी दोनों मिलकर मुझे मरवाने पर तुले हुए हैं। दोनों मेरी तरफ तीर चला रहे हैं और मेरी जिंदगी बर्बाद करने की नई नई योजनाएं बना रहे हैं। एक्सयूएन गुस्से से कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चुरान को इस निकम्मे अय्याश से जबरदस्ती शादी नहीं करने दूंगा। फिर वो चुरान से कहता है, आराम से रहो, मैं इस आदमी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अब चुरान खुद को समझाना भी छोड़ देती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो चाहे कुछ भी कहे, एक्सयूएन हर बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकालता है। ये सब अब उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। एक्सयूएन मुस्कुराकर कहता है, तुम अभी भी पहले जैसी शर्मीली लड़की हो, मैं तुम्हें लेने फिर वापस आऊंगा। लिंग हू बस उसे घूरता रहता है। अरे एक्सयूएन, तुम सच में अब जा रहे हो? लेकिन उसके मन के अंदर जोर जोर से आवाज गूंज रही होती है, अपनी होने वाली बीवी को भी साथ ले जाओ और इस कहानी को और मत बिगाड़ो। लेकिन एक्सयूएन फिर से मुड़कर कहता है, तुम्हारे चेहरे का ये घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी, मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। तुम दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हो।
लेकिन भविष्य में वहाँ मौजूद हर इंसान उसके सामने घुटने टेकने वाला था। लिंग हू को उसकी इस लंबी बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या XUAN सच में यहाँ से चला जाएगा? वो मन ही मन कहता है, XUAN, मैं यहाँ की बाकी बातें संभाल लूंगा, बस किसी तरह चुरान को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ। XUAN उलझन में पड़ जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि लिंग हू इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। वो कहता है, मैं वापस आऊंगा, चिंता मत करो, मैं जरूर लौटूंगा। उधर लिंग हू को बिल्कुल समझ नहीं आता कि चुरान कुछ कर क्यों नहीं रही। वो मन ही मन सोचता है, अगर ये आदमी अभी इसे अपने साथ ले जाए तो फिर बाद में वापस आकर मेरा गला काटने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। यही सबसे अच्छा होगा कि ये अभी यहीं से चली जाए। बेचारी चुरान अपना हाथ माथे पर रखे दोनों की बहस सुन रही होती है। आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है। वो जोर से चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो, आखिर ये सब कब खत्म होगा? तभी अचानक वो लिंग हू का हाथ पकड़ती है और उसे चूम लेती है। ये क्या? फिर वो सबके सामने कहती है कि अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। वो लिंग हू से ही शादी करेगी। उसे लिंग हू पसंद है और XUAN को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट तो पूरी तरह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो मन ही मन सोचता है, अब मैं आखिर इसे कैसे बचाऊं? मुझे पूरा लिंग हू ग्रुप ही दिवालिया करना पड़ेगा। शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। वो वहीं खड़ा कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। तभी सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने पहला मिशन पूरा कर लिया है। उसने चू रान की सोच बदल दी है और अब वो अगले 5 चैप्टर तक उसे जिंदा रहने में मदद करेगी। इनाम के तौर पर उसे 600 वर्ग मीटर का एक विला मिलता है। कमाल है, पहली बार किसी सिस्टम वाली कहानी में देखा है कि इनाम पाने के लिए प्रोटैगनिस्ट को सच में इतनी मेहनत करनी पड़ी। ये कोई मुफ्त का इनाम नहीं था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस इतना सोचता है, अरे यार, मेरे बैंक खाते में पहले से ही 9 अंकों की रकम पड़ी है, मैं इस विला का क्या करूँगा? और देखते ही देखते कहानी प्रोटैगनिस्ट के नए घर पहुंच जाती है। आखिर उस अफरा तफरी भरी दावत के बाद उसे थोड़ा आराम करने का मौका मिल ही जाता है। वो आराम से बैठकर शराब की चुस्की लेते हुए कहता है, अरे सिस्टम, मेरे लिए आगे क्या है? तभी छोटा सा इंटरफेस तुरंत सामने आ जाता है। वो कहता है, आज से कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है। इस हिस्से में चुरान और लिंग हू को इस तथाकथित पारिवारिक शादी में बांध दिया जाता है। चुरान के पिता दोनों को एम्परर टैंग शू से मिलने लेकर जाएंगे। टैंग शू वही अंकल हैं जिन्होंने XUAN की परवरिश की थी और उसे बड़ा किया था। अब उनकी उम्र 70 साल है और उनकी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए हर कोई उनके लिए तरह तरह के इलाज लेकर आता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर किसी काम के नहीं होते। असली कहानी में लिंग हू एक खास डॉक्टर को लेकर आता है जो लगभग किसी डिवाइन फिजिशियन जैसा होता है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ अपनी बेइज्जती करवा बैठता है और एक बार फिर XUAN आकर उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देता है, क्योंकि तब तक XUAN पहले ही 9 प्रोफाउंड हेवेंस नाम की मेडिकल टेक्निक सीख चुका होता है, जिसकी सफलता की संभावना पूरी तरह पक्की होती है। उसी टेक्निक की मदद से XUAN चमत्कारिक तरीके से बूढ़े टैंग शू की जान बचा लेता है और स्वाभाविक रूप से टैंग शू उसका पक्ष लेने लगते हैं। वहीं से लिंग परिवार की ताकत कम होने लगती है, क्योंकि टैंग शू अपना समर्थन XUAN के परिवार को देने का फैसला कर लेते हैं। लिंग हू मन ही मन सोचता है, कहानी के हिसाब से उस कमीने XUAN के पास तो वो टेक्निक पहले से ही होगी और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मैं वहाँ सिर्फ पिटने जा रहा हूँ। तभी सिस्टम कहता है, अरे हिम्मत मत हारो, तुम विलन हो, तुम्हें इसके लिए लड़ना पड़ेगा, किसी तरह जिंदा रहो। तभी दरवाजा खुलता है। कोई कहता है कि आज दावत का दिन है और लिंग हू को तैयार हो जाना चाहिए। उसका नाम हू चैन है और सिस्टम तुरंत चेतावनी देता है, इस आदमी का खिताब किंग ऑफ प्रोवोकेशंस है, सिर्फ इसके पास रहने से ही तुम्हारे यहाँ मरने की संभावना 50% बढ़ जाती है। लिंग हू मन ही मन सोचता है, ये कमीना आखिर कहाँ से आ गया, मुझे किसी तरह इससे छुटकारा पाना होगा। इसलिए वो चैन की तरफ मुड़कर कहता है, चैन, मुझे तुम जैसे बॉडीगार्ड पर बहुत गर्व है, तुम्हारी काबिलियत यहाँ बर्बाद हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूँ ताकि तुम शेयर होल्डर बन सको, तुम वहाँ जाकर बहुत पैसा कमाओगे। चैन पूरी तरह उलझ जाता है। वो कहता है, क्या यंग मास्टर, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो स्टॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या आपको कुछ हो गया है? प्रोटैगनिस्ट कहता है, चिंता मत करो, खुद पर भरोसा रखो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, उस विमान में बैठो और सबसे बेहतरीन बनकर दिखाओ। वो मन ही मन सोचता है, आखिरकार जो आदमी पूरे दिन हर किसी को भड़काता रहता था वो चला जाएगा, अब मैं आजाद हूँ। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था।
कहानी उसे इतनी आसानी से बाहर थोड़ी लिख देगी। वो गंजा किसी भी समय वापस आने वाला है। उधर टैन परिवार के होटल के बाहर लिंग हु कार से उतरता है, अपनी टाई ठीक करता है और चू रान से कहता है कि वो लोग पहुंच गए हैं। लेकिन तभी जब वो अपनी ही योजना में उलझा हुआ था, एक और मेज वहां आ पहुंचती है, जिसके बड़े बड़े मैजिकल गोले उसकी नजरों में सबसे पहले आते हैं। वो मन ही मन सोचता है, ये आखिर क्या है? क्या ये कोई एक्शन फिगर है? मुझे तो हर कोण साफ दिखाई दे रहा है। तभी वो लड़की कार से उतरती है और कहती है, ओह, अब मुझे याद आ गया। क्या तुम वही एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी? प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है, बस अब एक और मुसीबत आ गई। ये तो मुझे पहले से जानती है। फिर वो अपना हाथ कमर पर रखते हुए याद करता है, अरे ये तो क्यों युए है। तभी सिस्टम उसकी यादें वापस लौटा देता है। वो दोनों बचपन में साथ पढ़ते थे। कुछ समय तक उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा था, लेकिन किसी बेहद बेवकूफी भरी गलतफहमी की वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया। उसके थोड़े समय बाद लिंग हु चू रान का वफादार बन गया और तभी से क्यू युए उससे दूर होने लगी। लिंग हु मन ही मन सोचता है, ये आदमी तो 16 सेकंड भी किसी लड़की के बिना नहीं रह सकता। पूरा का पूरा प्यार में डूबा हुआ बेवकूफ है। क्यू युए मुस्कुराकर कहती है, काफी समय हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे भूल गए होगे। उधर प्रोटैगनिस्ट उसके शरीर से निकल रही जबरदस्त मैजिकल ताकत को महसूस करता है और मन ही मन मानता है कि वो सच में बेहद खूबसूरत है। ये सोचकर अच्छा लगता है कि कभी वो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उसी समय वो मन ही मन सोचता है, मैं भी कितना जिद्दी हूँ। और हमेशा की तरह उसकी यही सोच भी बाहर सुनाई दे जाती है। क्यू युए चौंक कर चारों तरफ देखने लगती है कि अभी ये किसने कहा, लेकिन जब तक वो सामने देखती है, लिंग हु तो पहले ही कार की तरफ बढ़ चुका होता है। वो पास खड़े सुनहरे बालों वाले आदमी की तरफ झुककर पूछता है, अरे भाई, ये कार कितने की है? चलो थोड़ा कारोबार की बात करें। लेकिन उसी समय उसके मन की बात फिर बाहर निकल जाती है, बढ़िया, एक और लड़की आ गई मेरी जिंदगी खराब करने, कहीं भी चली जाओ। और वो भी क्यू युए सुन लेती है। उसे एहसास होता है कि अब लिंग हु उससे थोड़ा दूर है, इसलिए उसकी आवाज भी पहले से हल्की सुनाई दे रही है। लिंग हु आराम से उस सुनहरे बालों वाले आदमी से पूछता है, अरे दोस्त, चलो मेरे साथ एक सिगरेट पीने चलते हो। लेकिन उसके मन की असली बात फिर बाहर आ जाती है, खूबसूरत होने से क्या फायदा, आखिर में तो ये भी उसी आदमी के हारेम में चली जाएगी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूँ। उस कमीने ने भगवान की किस्मत भी छीन ली और अब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी छीनना चाहता है। विलन की जिंदगी सच में बिल्कुल आसान नहीं होती। क्यू युए उसकी सारी बातें सुन लेती है। वो उसके पास आकर पूछती है, आखिर तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? लिंग हु उलझन में कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो जवाब देती है, चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम सच में सब कुछ उलझा रहे हो। इतने समय तक चू रान के पीछे पड़े रहे, बड़ी मुश्किल से उसका दिल जीता और अब उसी को जानबूझकर नाराज कर रहे हो। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मैं तो खुद इस शादी से छुटकारा पाने की भीख मांग रहा हूँ, फिर ये सब करने का मतलब ही क्या है? वैसे भी मुझे वो अजीब सी चू रान कभी पसंद नहीं थी। अगर किसी के साथ होना चाहिए था तो क्यू युए जैसी बचपन की दोस्त के साथ। लेकिन हमेशा की तरह ये सोच भी क्यू युए सुन लेती है। लिंग हु मन ही मन सोचता है, अब एक और बहुत होशियार लड़की आ गई। उधर क्यू युए अब समझ चुकी थी कि लिंग हु को बिल्कुल पता नहीं है कि वो उसके मन की हर बात सुन सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी बात ये नहीं थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो चू रान से बेहतर है। इसलिए वो पूछती है, जब भी तुम चू रान की बात करते हो, तुम इतने उदास क्यों हो जाते हो? क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? लिंग हु गहरी सांस लेकर कहता है, ये शादी तो बारूद के ढेर पर चलने जैसी है। क्यू युए फिर पूछती है, अगर ऐसा है तो फिर तुम उसके वफादार क्यों बने रहे? प्रोटैगनिस्ट फिर से मन ही मन लंबी शिकायत शुरू कर देता है और उसकी हर बात क्यू युए सुन लेती है। वो सोचता है, मैं कभी उसका वफादार बनना ही नहीं चाहता था, मुझे मजबूर किया गया था। उस पागल चू रान ने एक्सयूएन की सारी नफरत मेरी तरफ मोड़ दी। मेरा तो बस मन करता है कि दोनों को एक एक लात मार दूं। क्यू युए उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे हंसने लगती है, जबकि लिंग हु मन ही मन सोचता है, सच में क्या ये लड़की बेवकूफ है? बिल्कुल ही बेवकूफ। उसके दिमाग में एक और बेइज्जती वाला ख्याल आता है। क्यू युए थोड़ा और पास आकर कहती है, तो अब मुझे सब समझ आ गया। इतने साल पहले जो गलतफहमी हुई थी, उसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। लिंग हु मन ही मन सोचता है, कमाल है, ये कोई मैजिक एकेडमी नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर लगातार फायरबॉल्स गिर रहे हैं। क्यू युए गहरी सांस लेकर कहती है, अफसोस की बात है कि तुम्हें फिर भी शादी करनी पड़ेगी।
तभी लिंग हूँ मन ही मन सोचता है, अच्छा घोड़ा हमेशा उसी मैदान की घास खाना पसंद करता है जिसे वो पहले से जानता हो। फिर वो क्यू युए को हल्का सा दूर करते हुए सोचता है कि अगर उसकी जिंदगी क्यू युए जैसी लड़की के साथ होती तो सब कुछ कितना आसान होता। तभी चू रान कार से बाहर निकलती है और उसने लिंग हू के मन की वो बात भी सुन ली होती है जिसमें उसने कहा था कि क्यू युए उसके लिए उससे कहीं बेहतर है। वो दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब खड़ा देखती है और गुस्से में उसका नाम पुकारती है। उसके हाथ गुस्से से कस जाते हैं। वो कुछ पल तक दोनों को घूरती रहती है, फिर अचानक खुद को संभाल लेती है। वो मन ही मन फैसला करती है कि इस बार समझदारी से खेलना होगा। फिर मुस्कुराते हुए उनके पास आती है और कहती है, लिंग हू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। वो पूरी तरह उलझ जाता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से किसी मैजिक एकेडमी में आ गया हूँ। एक और फायरबॉल सीधा बेचारे के चेहरे पर आकर गिर गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, चू रान उसका चेहरा पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसे चूमना चाहती है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह हैरान रह जाता है, आखिर इसका स्वभाव अचानक इतना कैसे बदल गया। क्यू युए तुरंत समझ जाती है कि ये सिर्फ एक सस्ता सा नाटक है। वो कहती है, लिंग हू, दावत खत्म होने के बाद हम दोनों बात करेंगे, और हाँ, मेरा नंबर आज भी वही है। वो ये बात सीधे उसकी मंगेतर के सामने कहती है, जो एक बार फिर वही पुराने कपड़े पहनकर यहाँ आ गई थी। चू रान जोर से उसकी बाह नोचती है और घूरते हुए कहती है, कमीने, क्या तुम भूल गए कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो? फिर दूसरी लड़कियों से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट तुरंत जवाब देता है, चू रान, ये नाटक बंद करो, यहाँ कोई और नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? तुम खुद भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन चू रान कहती है, तुम्हें लगता है अब तुम भाग जाओगे? पूरे शहर में हमारी सगाई की घोषणा हो चुकी है, आधे शहर को इसके बारे में पता है, अब तुम इससे भाग नहीं सकते। प्रोटैगनिस्ट गुस्से में कहता है, क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि तुम उसी इंसान से शादी करो जिससे तुम सच में प्यार करती हो? वो तुरंत जवाब देती है, मैं किससे प्यार करती हूँ, ये मेरा फैसला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दोनों चलते चलते बहस करते रहते हैं, जबकि दूर खड़ा एक्सुएन उन्हें देख रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, बेचारी चू रान कितनी तकलीफ में है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये लिंग हू लड़कियों को फंसाने में बहुत चालाक है। बेचारी चू रान भी इसकी चालों से बच नहीं पा रही, लेकिन चू रान को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। एक्सुएन के अंदर फिर से जबरदस्त जोश भर जाता है। उधर हॉल के अंदर चू रान लगातार लिंग हू के साथ चल रही होती है। लिंग हू बार बार कहता है कि ये नाटक बंद करो, लेकिन वो कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो उनकी शादी होने वाली है। लिंग हू फिर भी कहता है कि उन्हें इस सगाई को खत्म करने की बात करनी चाहिए। सिर झुकाकर चलते हुए वो मन ही मन सोचता है, किसी भी पल एक्सुएन यहाँ आ जाएगा और सब कुछ बिगाड़ देगा। मुझे इस लड़की से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो जरूर इससे बात करेगा और मैं उस समय इसके आसपास बिल्कुल नहीं रहना चाहता। फिर वो बहाना बनाकर कहता है, कोई मुझे वहाँ बुला रहा है, मैं पहले चलता हूँ। इस बार शायद चू रान उसके मन की ये बात नहीं सुन पाती और सोचने लगती है कि क्या वो सच में उससे इतनी नफरत करता है। तभी रास्ते में टैंग शू उसे देख लेते हैं और बुलाते हैं, लिंग हू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा तैयार किया है। फिर डॉक्टर शैंगवेन आगे आते हैं, अपना चश्मा ठीक करते हैं और आत्मविश्वास से कहते हैं, हाँ, मैं एक बेहतरीन फिजिशियन हूँ। टैंग शू समझाते हैं, लिंग हू, ये आदमी बहुत शानदार डॉक्टर है, अगर इसका इलाज काम नहीं भी करेगा तब भी सब लोग देखेंगे कि तुमने पूरी नियत से कोशिश की, और अगर इलाज सफल हो गया तो उससे भी बेहतर, इससे एक्सायो परिवार और लिंग परिवार का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट बस इतना पूछता है, इस बूढ़े का नाम क्या बताया था? तभी उसे याद आता है कि असली कहानी में भी यही तथाकथित डिवाइन फिजिशियन लाया गया था और उसका नाम भी शैंगवेन ही था। लेकिन आखिर में एक्सुएन ने सबके सामने साबित कर दिया था कि वो पूरा का पूरा धोखेबाज है। लिंग हू मन ही मन सोचता है कि उसे किसी भी तरह इस आदमी को यहाँ आने से रोकना होगा, क्योंकि अगर एक्सुएन इसकी पोल खोल देगा तो उसकी बदनामी मेरे सिर भी आ जाएगी और बेवजह मेरी पिटाई भी हो सकती है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उन सभी लोगों को कहानी से दूर कर दे जो उसकी जिंदगी और मुश्किल बनाते थे, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था। फिर वो सोचने लगता है कि शायद कहानी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता, जैसे इस डॉक्टर का यहाँ आना, क्योंकि पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तभी टैंग शू उसे टोकते हैं, अरे लड़के, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्या डॉक्टर को अंदर नहीं ले जाओगे? प्रोटैगनिस्ट तुरंत अपना पेट पकड़ लेता है और नाटक करते हुए कहता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, 1 मिनट रुकिए।
और ये कहकर वो सीधे बाथरूम की तरफ भाग जाता है। बाहर हाथ में शराब का गिलास लिए वो मन ही मन सोचता है कि ये पूरी स्थिति पूरी तरह पागलपन है। तभी अचानक उसकी बचपन की दोस्त क्यू यूए फिर उसके पास आ जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसका कोट पकड़कर कहती है कि उसने देखा था कि चू रान के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था। लिंग हू उसे घूरते हुए कहता है, अपना हाथ मुझसे हटाओ, मेरी सगाई हो चुकी है। लेकिन मन ही मन सोचता है, ऐसे किस्म की कहानियों का मेरा अनुभव कहता है कि किसी भी खूबसूरत लड़की को कभी हाथ मत लगाना, क्योंकि आखिर में वो सब किसी ना किसी प्रोटैगनिस्ट के हारे में ही जाने वाली है। क्यू यूए कहती है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी टूट भी सकती है। प्रोटैगनिस्ट बस उसकी तरफ देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, ये लड़की सच में मेरे सब्र की परीक्षा ले रही है। उसकी ये सोच भी हमेशा की तरह क्यू यूए सुन लेती है। लिंग हू खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी पतली कमर वाली और हर तरह से इतनी खूबसूरत लड़की को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। ये सुनते ही क्यू यूए का चेहरा लाल हो जाता है। वो सोचने लगती है कि क्या वो सच में उसके बारे में ऐसा सोचता है। फिर वो अपने दूसरे तरीके पर आती है और कहती है कि वो उससे सच सुनना चाहती है। अगर तुम्हारे पास चू रान है तो फिर तुम किसे चुनोगे? प्रोटैगनिस्ट मुंह फेर कर कहता है, चू रान मेरी मंगेतर है और तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो। लेकिन मन ही मन सोचता है, अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा। लेकिन क्यू यूए यही नहीं रुकती। वो अचानक उसके करीब आकर हल्के से उसे काटती है और कहती है, सच सच बताओ, हम दोस्त है ना? लेकिन आखिर कैसे दोस्त? प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि उसे अपनी थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वो मन ही मन सोचता है कि अब खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिर वो भी एक आदमी है और अब उसका नियंत्रण टूटने वाला है। क्यू यूए उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। उसे लगता है कि वो कितना बड़ा ढोंगी है। बाहर से कुछ और बोल रहा है, लेकिन उसके मन की बातें सब कुछ साफ बता रही है और यही बात उसे बहुत मजेदार लग रही थी। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि क्यू यूए उसकी हालत का मजा ले रही है, लेकिन तभी उसकी नजर एक्सयूएन पर पड़ती है। वो अचानक क्यू यूए को हल्का सा पीछे धकेल देता है और कहता है, बस, जब तक मेरी सगाई टूटी नहीं है तब तक तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, धत तेरे की, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को खुद ही दूर धकेल दिया। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लगता है विलन की किस्मत में सिर्फ दूर से देखना लिखा है, छूना नहीं। क्यू यूए उसके मन की ये बात भी सुन लेती है और धीरे से मुस्कुरा देती है, जबकि लिंग हू मन ही मन सोचता है, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ और ये मुझ पर हंस रही है। उसे लगने लगता है कि इस कहानी में क्यू यूए उसे इंसान तक नहीं समझती। वो उससे पूछता है, आखिर तुम इतनी हंस क्यों रही हो? वो जवाब देती है, कुछ नहीं, बस मुझे एक ऐसी बात याद आ गई जिससे मुझे खुशी हुई। तंग आकर लिंग हू कहता है, मैं जा रहा हूँ, ये कहानी पहले ही बहुत अजीब हो चुकी है, अब मुझसे नहीं होगा। वो दरवाजा खोल देता है। आज वो इस दावत की हर लड़की से दूर रहना चाहता था और उस अजीब डॉक्टर से भी। वो मन ही मन सोचता है कि जैसे ही डॉक्टर एम्परर टैंग शू से मिलने जाएगा वो फिर से पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, क्यू यूए अचानक जमीन पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो कहती है, यंग मास्टर, मैं गिर गई। लिंग हू हैरान रह जाता है, वो तो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी, फिर आखिर गिर कैसे गई? साफ था कि वो जानबूझकर कुछ कर रही थी और पास ही एक्सयूएन खड़ा सब कुछ देख रहा था। लिंग हू तुरंत समझ जाता है कि ये कमीना अभी किसी भी पल बीच में कूद पड़ेगा। क्यू यूए कहती है, यंग मास्टर, मुझे उठाइए। उधर क्यू यूए मन ही मन सोच रही होती है कि अब उसे सब समझ आ गया है। लिंग हू को चू रान पसंद नहीं है, इसलिए उसे बस मौका देखकर लिंग हू को फिर से अपने प्यार में डालना होगा। लेकिन लिंग हू सिर्फ इतना कहता है, तुम गिरी हो तो ये तुम्हारी अपनी गलती है, किसी ने तुम्हें इतने ऊंचे हील्स पहनने को नहीं कहा था। फिर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन अगले ही पल रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि चाहे वो उसके करीब नहीं जा सकता, लेकिन उसे नाराज भी नहीं कर सकता। अगर वो गुस्से में जाकर एक्सयूएन से शिकायत कर दे, जो आगे चलकर उसे अपने हारेम में शामिल करेगा, तो आखिर में पिटाई उसी की होगी। क्यू यूए उसके मन की सारी बातें साफ साफ सुन लेती है। वो उसे चेतावनी देती है, लिंग हू, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी और मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। लिंग हू घबरा जाता है और कहता है, ठीक है, धीरे धीरे उठो। लेकिन मन ही मन सोचता है, मेरे ज्यादा पास मत आना,
देर सवेर तुम XUN की कंक्यूबाइन बनने ही वाली हो। QUA उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल समझ नहीं पाती। वो माओ परिवार की एक सम्मानित लड़की थी, फिर उसका XUN से क्या रिश्ता हो सकता था। लिंग हू उससे पूछता है, क्या तुम चल सकती हो या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो कहती है, मैं चल नहीं सकती, तुम्हें पहले की तरह मेरी कमर पकड़कर सहारा देना होगा। और ठीक उसी समय मुसीबत फिर सामने आ जाती है। XUN वहाँ पहुँच जाता है। वो लिंग हू की पीठ पर जोर से हाथ मारता है और कहता है, इसे छोड़ दो। फिर वो QUA को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि लिंग हू बहुत घटिया इंसान है। वो QUA से कहता है, चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास रहो। QUA पूरी तरह उलझ जाती है। फिर XUN वापस लिंग हू की तरफ मुड़कर कहता है, तुम दो चेहरे वाले कमीने हो। तुम्हारी सगाई चुरान से हो चुकी है और अब तुम दूसरी मासूम लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हो। लिंग हू पूरी तरह हैरान रह जाता है। कौन सी छेड़छाड़? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन XUN लगातार चिल्लाता रहता है, उसे बेशर्म कहता है और इतनी जोर से बोलता है कि पूरी दावत में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। QUA उसे धीरे बोलने के लिए कहती है, लेकिन XUN बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है कि ऐसे आदमी की सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए। चुरान को इसका असली चेहरा देखना होगा। तभी अचानक एक गंजा आदमी वहाँ आता है और गुस्से में पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और लिंग हू का उसकी बहन के साथ क्या रिश्ता है। उसका नाम माओ जियाओजन है और वो QUA का बड़ा भाई है। दोनों आदमी एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दोनों बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझ गए हों। लिंग हू मन ही मन सोचता है कि ये भाई बहन जरूर कोई गंदी चाल चल रहे हैं। कहानी के अनुसार माओ जियाओजन और QUA दोनों माओ परिवार की सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और इस दावत से पहले माओ जियाओजन ने चुपके से XUN से मुलाकात की थी। दोनों ने मिलकर एक सौदा किया था। उन्होंने माओ परिवार के एक गुट को एक ऐसे बेकार प्रोजेक्ट मार्स में निवेश करने के लिए मना लिया था जिसमें नुकसान होना तय था। जब वो प्रोजेक्ट डूब जाएगा तब माओ जियाओजन की ताकत बढ़ जाएगी और वो पूरे माओ परिवार पर कब्जा कर लेगा। लेकिन XUN की योजना इससे भी ज्यादा चालाक थी। शेयर की कीमत गिरने से ठीक पहले वो QUA से संपर्क करेगा, उसके परिवार को बचाएगा, उसकी वफादारी हासिल करेगा और फिर हमेशा की तरह उसे भी अपने हारेम में शामिल कर लेगा। लिंग हू मन ही मन सोचता है, ये लोग सच में बहुत निर्दयी हैं। QUA वहीं खड़ी सब कुछ सुनकर दंग रह जाती है। साफ था कि उसने लिंग हू के मन की सारी बातें सुन ली थी। माओ जियाओजन उससे पूछता है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है, लेकिन QUA गुस्से से कांप रही होती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई किसी बाहरी आदमी के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रच रहा है। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसके पिता सच में उस बेकार प्रोजेक्ट मार्स में निवेश कर चुके थे। वो माओ जियाओजन से कहती है कि वो ठीक है, उसे बस थोड़ी देर अकेले रहना है और वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो सोचती है कि आखिर लिंग हू को ये सब कैसे पता हो सकता है। उसने कभी निवेश में दिलचस्पी नहीं ली, ना ही कभी कारोबार की पढ़ाई की। फिर उसे ये सारी बातें कैसे मालूम है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमेशा से उसकी परवाह करता रहा हो? शायद वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहा। क्या यही असली प्यार होता है? लड़की की हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। उधर XUN प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भागने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें सबके सामने बताना होगा कि तुमने बेचारी माओ परिवार की लड़की के साथ क्या किया। तभी अचानक QUA बोल पड़ती है। उसकी आवाज में दया साफ सुनाई दे रही होती है। वो XUN से कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी मदद कर रहा था। इसने एक सच्चे जेंटलमैन की तरह बर्ताव किया। यंग मास्टर को जाने दीजिए। अगले ही पल QUA प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि XUN बिना कुछ जाने सिर्फ बेकार की बातें कर रहा है। वो तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, फिर वो किसी जंगली जानवर की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? प्रोटैगनिस्ट मन ही मन लंबी सांस लेता है। फिर से वही सब शुरू हो गया। QUA उसका हाथ पकड़कर सहारा लेते हुए कहती है, मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट बड़बड़ाता है, लड़की, आज मेरी शादी की रस्म है, किसी और को ढूंढ लो। तभी QUA अपना हाथ पेट पर रखकर कहती है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। उसी पल लिंग हू समझ जाता है कि ये लड़की सच में जहर है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसलिए वो उसे सहारा देकर वहाँ से बाहर ले जाता है। जाते जाते QUA अपने भाई से कहती है, जब मैं सारी सच्चाई सबके सामने रखूंगी तब तैयार रहना, हम इस बात का हिसाब जरूर करेंगे। उसका भाई वहीं खड़ा रह जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसकी बहन आखिर कहना क्या चाहती है। उधर स्वागत कक्ष में लिंग हू उसे एक कुर्सी पर बैठा देता है
और मन ही मन सोचता है, जिस पल मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा उसी पल मेरी खैर नहीं रहेगी। लेकिन क्यू यूए उसे जाने ही नहीं देना चाहती। वो कहती है कि गिरने की वजह से उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और उसे मालिश चाहिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अभी इसका सही समय नहीं है, लेकिन मन ही मन घबरा कर सोचता है, मैं यहाँ जो भी करूँगा एक्सयूएन मुझसे और ज्यादा नफरत करेगा, इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला। क्यू यूए उसके मन की सारी बातें सुन लेती है और कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा आराम महसूस करना है, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी ताकि सबको लगे कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। लिंग हू उससे रुकने की विनती करता है, लेकिन क्यू यूए गिनती शुरू कर देती है, 3। अब लिंग हू के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो मजबूरी में उसकी मालिश शुरू कर देता है। उसके हाथों की हर हरकत बिल्कुल सही जगह पड़ती है। क्यू यूए दर्द से तड़पने लगती है। लिंग हू मन ही मन सोचता है, क्या ये कोई एलियन है? हे भगवान, कोई इस लेखक के हाथ से पेंसिल छीन लो, अब बस भी करो। वो उससे पूछता है, क्या मैं आगे भी जारी रखूं? लेकिन क्यू यूए बस लगातार प्रतिक्रिया देती रहती है। लिंग हू पूरी तरह उलझ जाता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये सब जरूरत से ज्यादा अजीब हो चुका है। क्यू यूए तेजी तेजी से सांस लेने लगती है, पूरी तरह थकी हुई, जैसे कोई लंबी लड़ाई लड़कर आई हो। उधर बगीचे में एक्सयूएन उलझन में माओ जियाओजन से पूछता है, ब्रदर माओ, आखिर चल क्या रहा है? माओ जियाओजन जवाब देता है, मेरी बहन को लिंग हू बहका रहा है। एक्सयूएन हैरान रह जाता है। माओ जियाओजन फिर कहता है, ओह, तो तुम्हारी नजर मेरी बहन पर है। इसका हल बहुत आसान है। क्यू यूए ताकतवर आदमियों की इज्जत करती है, उसे काबिल आदमी पसंद है, बस उसे अपनी ताकत दिखाओ, फिर वो खुद ही तुम्हारी हो जाएगी। एक्सयूएन कहता है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा था कि उसकी लिंग हू के साथ अच्छी बन रही थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उधर एक्सयूएन को अब लगने लगा है कि क्यू यूए भी धीरे धीरे लिंग हू की तरफ झुक रही है, जबकि लिंग हू तो सिर्फ किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना वो सबसे दूर भागता है, उतनी ही सारी लड़कियां उसके करीब आती जा रही हैं। आखिर ये पूरा खेल किस तरफ जा रहा है? क्या एक्सयूएन सच में लिंग हू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेगा? और एम्परर टैंग शू से होने वाली मुलाकात में आखिर क्या होने वाला है? ये सब जानेंगे अगले पार्ट में।